गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रेटिसाई का देखते हैं, जिसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन: किंगडम माइकोटा, माइकोटा आपका कवक जगत है। डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटा, क्लास टीलियोमाइसिटिस, ऑर्डर यूरिडिनेस, फैमिली पक्सीनिएसी और जीनस है पक्सीनिया। पक्सीनिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक यह क्या होता है, एक अनिवार्य ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होता है जो कि विभिन्न प्रकार के पौधों में रस्ट रोग उत्पन्न करता है। पक्सीनिया ग्रामिनीस एक क्या है, हेट्रोशियस फंजाई होता है। क्या होता है? हेट्रोशियस फंजाई होता है, जिसका लाइफ साइकिल जो है वो एक से अधिक होस्ट प्लांट पर चलता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भिन्नाश्री या हेट्रो CS कहते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है वो पहले गेहूं के पौधे पर चलता है। फर्स्ट होस्ट प्राइमरी होस्ट होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो बारबेरी के प्लांट पर चलता है, जिसको हम द्वितीयक होस्ट या कोलेट्रल होस्ट के नाम से भी जानते हैं। पक्सीनिया की है ना, पक्सीनिया की लगभग 700 स्पीसीज जो है वो प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। हमारे भारत में लगभग 265 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। गेहूं, जौ, जई, मक्का, अन्य जितने भी धान्य सीरियल्स प्लांट्स होते हैं उसमें रस्ट या रतुआ रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 स्टेज स्पोर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रेटिसाई। जो पक्सीनिया का पूरा जीवन चक्र के दौरान उसके लाइफ में 5 स्टेजेस होते हैं, और इन 5 स्टेजेस में 5 स्पोर्स भी बनते हैं, है ना। 5 स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि पहला आपका है पिक्निडियल स्पोर्स या पिक्निडियल स्टेज। ये इसको हम स्पर्मेशिया भी कहते हैं। इसको हम स्टेज 0 से जानते हैं, है ना। ये पिक्निडियल स्पोर्स जो होते हैं ये स्पर्मेशिया का निर्माण करता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 जो एसिडियल अवस्था कहलाती है, ये एसिडियल अवस्था के दौरान एसिडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये एसिडियल स्पोर्स कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। फिर हम थर्ड में आते हैं यूरिडोस्पोर, जो यूरिडियल स्टेज में बनता है, ये स्टेज 2 कहलाता है। इस अवस्था में क्या होता है, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है और ये भी बाई न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं टिलिटोस्पोर, यह टिलिटल स्टेज, ये स्टेज 3 कहलाता है और इसमें जो स्पोर्स का निर्माण होता है ये भी बाई न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाद हम आते हैं आपका फोर्थ, है ना, बेसिडियल स्टेज, जिसको हम स्टेज 4 के नाम से जानते हैं, जिसमें कौन सा स्पोर्स बनता है, बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो इसका जो लाइफ साइकिल है ये सॉइल पर होता है, जर्मिनेट होता है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 स्टेज में, 5 स्टेजेज में 5 स्पोर्स का फॉर्मेशन पूरे पक्सीनिया ग्रामिनीस के लाइफ साइकिल में बनते हैं। इसमें से जो पिक्निडियल स्पोर्स और एसिडियल स्पोर्स होते हैं ये बारबेरी के प्लांट में बनता है, और यूरियल स्पोर्स और टेलिटल स्पोर्स ये जो है वो गेहूं होस्ट में बनता है, और ये बेसिडियो स्पोर्स जो होता है वो टेलिटल स्पोर्स जब जर्मिनेट होता है तो बेसिडियो स्पोर्स सॉइल में फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये 5 स्टेज जो है वो लाइफ साइकिल इसमें चलता है। अब हम देखते हैं पक्सीनिया ग्रामिनीस का जो वीट है ना, गेहूं के पौधे में जो उसका लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वो किस प्रकार होता है। तो पक्सीनिया का जो गेहूं के पौधे में 2 स्टेज चलता है, जिसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि यूरिडियल स्टेज, जिसको हम यूरिडो अवस्था कहते हैं, और दूसरा होता है ट्यूलिटल स्टेज, ट्यूलिटा अवस्था, है ना, ट्यूलिशियल अवस्था कहते हैं उसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिडियल स्टेज में क्या होता है। तो यूरिडियल स्टेज में यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो गेहूं के पौधे में इसका संक्रमण किस समय होता है, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में गेहूं की पत्तियों में ब्राउन रेड रंग के फफोले या पॉस्चुल या धारियाँ स्ट्रिक्स जो है वो हमको दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे अंदर से बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स को फॉर्म करता रहता है ना, और उसको हम इसी संरचना को हम फिर क्या कहते हैं, यूरिडोस्पोर्स कहते हैं।
यूरोडोस्पोर्स में एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या होती है, नारंगी लाल रंग के यूरोडोस्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल यूरोडोस्पोर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लंबे वृंत कहते हैं। और इसमें बाई न्यूक्लिएटेड ओवल शेप के मोटे स्पाइनी एक्सोस्पोर्स आपके ये स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें आपको एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर दिख रहा है। एक्साइन लेयर क्या होता है, थोड़ी सी स्पाइनी होती है और इसमें 4 to 16 क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं। जर्म पोर ही आगे जाकर जर्मिनेशन करता है और नए यूरोडोस्पोर को जन्म देता है। वायु के द्वारा, अभी इसका डिस्पर्सल कैसे होगा, तो ये एयर के द्वारा, वायु के द्वारा आसानी से एक होस्ट प्लांट से दूसरे होस्ट गेहूं के प्लांट पर ये संक्रमण फैलाता है ना। और ये पर्याप्त मात्रा में इसको मॉइस्चर, आर्द्रता की उपस्थिति चाहिए होता है और उसी आर्द्रता या मॉइस्चर जैसे ही मिलता है तो इसका ये जर्म पोर जो है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर फिर से नया अंकुरण करता है, जर्मिनेशन करता है ना। एप्रोस्पोरियम जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये जैसे गेहूं के लीफ का सेक्शन आप देख रहे हैं। इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पूरा माइसीलियम जो है वो इसका फैला हुआ है ना। और इसी माइसीलियम में जो अंदर की ओर आप ब्रांचेस देख रहे हैं, छोटे छोटे आउटग्रोथ जो आप देख रहे हैं, ये जो आउटग्रोथ है वो स्टेराइल सेल्स होती हैं और ऊपर की ओर जो है वो आपको यूरोडोस्पोर दिखाई दे रहा है। जैसे ही यूरोडोस्पोर पूरी तरह से परिपक्व या मैच्योर हो जाता है उस समय क्या होता है, इसकी एपिडर्मिस जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद ये यूरोडोस्पोर जो है वो एयर के माध्यम से दूसरे लीफ के गेहूं के लीफ में ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ संक्रमण या इन्फेक्शन फैलाती है। ठीक है, और इसको मैच्योर होने में 5 to 6 डेज जो है वो लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे आपका यूरोडोस्पोर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसी में आगे दूसरा स्पोर जो बनता है वो है ट्यूलिटल स्टेज, है ना। यहाँ पर भी यूरोडोस्पोर के जर्मिनेशन को बताया गया है, कैसे इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद कैसे होता है, इसमें स्टॉक और आपका राउंड स्ट्रक्चर जो है वो बनता है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जिसमें आपको टिलिटो स्टेज दिखाई देता है जिसको हम टिलिटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेज भी गेहूं के पौधे में बनता है जो यूरोडोस्पोर के बाद आता है। ये कब होता है, इस जो स्पोर्स का फॉर्मेशन किस टाइम होता है, अप्रैल के मंथ में होता है ना। जब अप्रैल का माह प्रारंभ होता है तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तापक्रम बढ़ जाता है, जिससे गेहूं की पत्ती के अंदर क्या होता है, उसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में ट्यूलिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जहां पर यूरोडोस्पोर्स का फॉर्म हुआ होता है ना। ये याद रखेंगे, ट्यूलिटोस्पोर का निर्माण उसी सोराई में होता है जहां पर यूरोडोस्पोर का निर्माण हुआ था, है ना। परंतु इस सोराई को अब हम क्या कहेंगे, ट्यूलिटोसोराई या ट्यूलिटोसोरस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्पोर बन रहा है, ट्यूलिटोस्पोर बन रहा है ना। ट्यूलिटोस्पोर्स के उत्पन्न होने से ट्यूलिटोस्पोर काले ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि यूरोडोस्पोर कैसे थे, ब्राउन नारंगी कलर के, रेड ईच के कलर का दिखाई देता था, है ना। और ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लैक रस्ट उत्पन्न करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्यूलिटोस्पोर में भी आपको यूरोडोस्पोर की तरह आपको स्टॉक दिखाई देता है, 2 सेल, लेकिन यहाँ पर इसकी सेल कैसी होती है, 2 सेल्ड होती है और इसमें इसकी जो भित्ति होती है वो बाइलेयर्ड होती है और हर एक दोनों सेल में क्या होते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं और ये जो जर्म पोर होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और प्रत्येक जो मैच्योर ट्यूलिटोस्पोर्स होते हैं ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जर्मिनेशन जब होता है ना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब ट्यूलिटोस्पोर्स जब जर्मिनेट होता है और जर्मिनेशन के बाद, ये जर्मिनेशन कहाँ होगा, सॉइल में होता है ना। कहाँ होता है, मिट्टी पर, नम भूमि पर। जैसे ही इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होके हमको कौन सा स्पोर देता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है।
तो आप याद रखेंगे कि टिलिटोस्पोर का जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद फिर क्या बनता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्म करता है। यहाँ पर जर्मिनेशन देख रहे हैं, है ना। तो पक्सिनिया ग्रामिनीज ऑन सॉइल, यहाँ पर अब हम सॉइल पर कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन देख रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो जो बेसिडियल स्टेज में ही बेसिडियोस्पोर बनता है ना। ये थर्ड स्पोर्स हुआ। अभी तक हम दो स्पोर्स देख लिए, यूरोडोस्पोर और टिलियोटोस्पोर, और अभी हम देख रहे हैं बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर का जो सॉइल में जो फेज चलता है, भूमि की अवस्था होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी क्या होगा, टिलियोटोस्पोर की दोनों कोशिकाओं में हाइपोबेसिडियम का फॉर्म होगा। ये देख रहे हैं आप, हाइपोबेसिडियम फॉर्म हो रहा है। ये हाइपोबेसिडियम जो है दोनों सेल हाइपोबेसिडियम की तरह कार्य करने लगता है और इसमें क्या होता है, जर्मपोर होते हैं और ये जर्मपोर क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं या इसी को हम एपीबेसिडियम भी कहते हैं। ये जो एपीबेसिडियम होते हैं इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। और वो फिर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होने के बाद जो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है और इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से हमको 4 हैप्लॉइड ऐसे सेक्शन में बटे हुए हमको क्या मिल जाते हैं, आपका बेसिडियम मिल जाता है। अब इस बेसिडियम में हम ये देखते हैं कि ऊपर की ओर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ उत्पन्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिगमेटा कहते हैं। और इसी स्ट्रिगमेटा पर क्या होता है, 2+ स्ट्रैंड वाले और 2- स्ट्रैंड वाले बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो बेसिडियोस्पोर जो होते हैं ये ड्रॉप लाइक, है ना, बूंद की तरह हमको वायु में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर फिर किसको संक्रमण करेगा, बारबेरी की पत्तियों को संक्रमण करता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि बारबेरी की पत्ती में पक्सिनिया का जीवन चक्र। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है और ये बारबेरी की लीफ है। इसी बारबेरी की लीफ में फिर जो बेसिडियन स्पोर्स है वो जर्मिनेट होगा और कौन सा स्पोर्स बनाएगा, पिक्निडियल स्पोर या स्पर्गोनियल स्टेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है, पिक्निडियल स्टेज। यहाँ पर आप बारबेरी का लीफ देख रहे हैं और इसी बारबेरी के लीफ में आप पिक्निडियल स्टेज देख रहे हैं, है ना। पिक्निडियम के अंदर क्या बनता है, पिक्निडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बारबेरी के लीफ का आप सेक्शन कटिंग देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो आपको मालूम है कि जो बेसिडियोस्पोर भी हैप्लॉइड था, है ना, हैप्लॉइड होते हैं बेसिडियोस्पोर जो वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से क्या होते हैं, डिस्पर्स होके बारबेरी की लीफ पर आते हैं और बारबेरी के लीफ में अंकुरित होकर एक प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। ये माइसीलियम बारबेरी के प्लांट में संक्रमण करके 4 से 6 सेल्स की कोशिकाएं होती हैं और ये किसके किसके द्वारा एंटर करता है, स्टोमेटा के द्वारा, है ना। गेहूं में भी क्या होता है, वो स्टोमेटल कैविटी के थ्रू उसका माइसीलियम जो है वो अंदर की ओर रन करता है। सेम इसी प्रकार इसमें भी स्टोमेटा के माध्यम से ही प्रवेश करता है और इसका माइसीलियम जो है वो आगे की पत्ती की सतह अंदर आंतरिक संरचना में मूव करता है। और ये जो माइसीलियम होता है ये मोनोकैरियोटिक होता है ना, मोनोकैरियोटिक होता है। अब प्लस स्ट्रैंड वाले बेसिडियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होके क्या करेंगे, प्लस स्ट्रैंड वाले माइसीलियम का निर्माण करेंगे और जो माइनस स्ट्रैंड वाले बेसिडियोस्पोर थे वो माइनस स्ट्रैंड वाले माइसीलियम का निर्माण करते हैं। लगभग 1 हफ्ते के बाद, है ना, जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है बारबेरी के लीफ में, तो लगभग 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम पत्ती के एपिडर्मल सेल में पूरे एक फ्लास्क नुमा संरचना, आप देख रहे हैं ये फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसी को हम पिक्निडियम कहते हैं। इस फ्लास्क को हम क्या कहते हैं, पिक्निडियम कहते हैं। ये जो पिक्निडियम है ये एक पोर के द्वारा एपिडर्मिस पर खुलती है जिसको हम ऑस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। इसके बेस पे आप देख रहे हैं पैलिसेड लाइक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि यूनिसेलुलर ब्रांच होती हैं। इसका अग्रभाग नुकीला होता है और यहीं पर एक छोटी छोटी यूनिन्यूक्लिएटेड स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
है ना। और ऊपरी सतह पर क्या होता है, बारबेरी की ऊपरी सतह पर हमको जब इसका इन्फेक्शन कॉज होता है, स्पोर्स बनना शुरू होता है, तो हमको ऐसा फफोले की जैसे दिखाई देते हैं। और ये कौन से कलर के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं। प्लस स्ट्रैंड वाले माइसीलियम और माइनस स्ट्रैंड वाले माइसीलियम से स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑस्ट्रियोल देख रहे हैं, इसका हम जो ओपन पार्ट देख रहे हैं, जैसे स्पोर्स यहाँ पर जो स्टेराइल हाइफी आप देख रहे हैं, है ना, स्टेराइल हाइफी इधर अंदर की ओर छोटी है और बाहर की ओर आप देख रहे हैं ब्रांच है और लंबी है। इसको हम पैराफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। ऑस्ट्रियोल के पास जो बहुत सारे हाइफी होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, थोड़े से लॉन्ग और ब्रांच होते हैं, जबकि अंदर की ओर कहते हैं उसमें शॉर्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है। जब पिक्निडियल स्पोर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर एक लिक्विड, एक द्रव्य स्रावित होता है, जिससे कीट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार फिर प्लस स्ट्रैंड वाले पिक्निडियल स्पोर और माइनस स्ट्रैंड वाले जो पिक्निडियल स्पोर्स होते हैं, ये दोनों का जो न्यूक्लियस होता है रिसेप्टिव हाइफी के अंदर चला जाता है और इस प्रकार ये डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण करती है। ये जो डाइकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है। ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, बारबेरी की निचली सतह पर फिर एसिडियल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, पिक्निडियल स्पोर जो कि पिक्निडियम के अंदर बारबेरी के लीफ में बनता है। इसके बाद हम कहाँ आ गए, अब एसिडियल स्पोर्स की ओर। एसिडियल स्पोर 5th नंबर का स्पोर है आपका, जो एसिडियल स्टेज में बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अपर सरफेस, ये भी बारबेरी के लीफ में ही बनेगा। अब अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस की ओर क्या बना था, पिक्निडियल स्पोर्स बना था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो ज्वाइंट हो गए हैं, है ना, स्पर्मेटाइजेशन के दौरान। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना है। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम नीचे की ओर लोअर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस पर क्या करता है, एसिडियल स्टेज का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर ये अपोजिट स्ट्रैंड वाले जो स्ट्रैंड है वो रिसेप्टिव हाइफी के संपर्क में आकर स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा फ्यूजन हुआ। अब ये क्या बनाएगा, एसिडियल स्पोर्स बनाएगा, क्योंकि बाई न्यूक्लिएटेड होता है, डाइकैरियोटाइजेशन हुआ। उसके बाद अब क्या बन गए यहाँ पर, नीचे की ओर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर एक कैविटी बनेगी, ये भी यहाँ पर क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस की ओर होगा। तो ये जो एग्जिट कहाँ से होगा, ये स्टोमेटा के थ्रू होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कैविटी के फॉर्म में एक कैविटी का फॉर्म हुआ है ना। इस कैविटी के अंदर बहुत सारे क्या दिख रहे हैं आपको, स्पोर्स दिख रहे हैं, जो एक चेन, पॉलीगोनल चेन स्ट्रक्चर में यहाँ पर श्रृंखला में एकांतर क्रम में लगे हुए हैं। जो परिपक्व होते हैं, एसिडियल स्पोर जब परिपक्व होते हैं तो परिपक्व होने के बाद क्या होता है, इसमें जो स्टेराइल होते हैं, है ना, इसमें कुछ कुछ स्टेराइल सेल भी होती हैं और ये इनके बीच बीच में इंटरकैलरली सेल होती है, जो एक दूसरे को एक चेन के फॉर्म में या डिसजंक्शन के रूप में हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पर प्रोटो एसिडियम जो होती है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर की ओर क्या होती है, प्रोटो एसिडियम होती है। ये पूरे एक समूह को चारों ओर से, मतलब पूरे एसिडियल स्पोर को कवर करके रखती है, घेर के रखती है एसिड, और यही क्या कहलाता है, एसिडियम कहलाता है। एसिडियल स्पोर्स जिसके अंदर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडियम कहते हैं। अब ये बारबेरी की लोअर जो एपिडर्मिस है उसको क्या करती है, क्रश कर देती है, धकेलती है और क्या करती है, एसिडिया का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़े से उभार दिखाई देते हैं हमको, एसिडियम स्पोर्स, और खुरदुरे होते हैं और लहरदार होते हैं, क्योंकि एक चेन के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। इसको हम लेंस की सहायता से भी देख सकते हैं, है ना। अब इसका जर्मिनेशन देखते हैं, है ना। एसिडियल स्पोर आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से मैच्योर है और एक चेन में है। तो जब जर्मिनेशन होता है उस समय क्या होता है, इसका जो इंटरकैलरली सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के बाद क्या होता है, एसिडियल स्पोर एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और वायु में मूव करने लगते हैं, एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं।
ठीक है। और एसडीएल स्पोर कुछ कुछ जो होते हैं पॉलीगोनल आधार के साइज के होते हैं नीचे वाले, और कुछ राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल होते हैं इसकी मोटी भित्ति होती है स्पोर्स की, और ये आउटर स्पोर्स में फिर इसमें भी जर्म पोर पाए जाते हैं। ये जर्म पोर क्या होता है, जर्म ट्यूब या हाइफा निकालती है, हाइफल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ये हाइफल ट्यूब फिर कहाँ जाता है, गेहूं के प्लांट में जाता है। कहाँ चले जाता है, गेहूं के प्लांट में चला जाता है। और गेहूं के प्लांट में फिर क्या करता है, गेहूं के पौधे में फिर रस्ट रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से पक्सिनिया ग्रैमिनीस के पूरे लाइफ साइकिल में 5 स्पोर्स बनते हैं, है ना। और ये 5 स्पोर्स जो हैं वो 2 होस्ट प्लांट में बनते हैं। ये इसका ओवरऑल लाइफ साइकिल आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वीट का प्लांट है, इस वीट के प्लांट में क्या बनता है, यूरिडियल स्टेज बनता है, यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, और यूरिडोस्पोर के बाद ट्यूलिटोस्पोर्स बनते हैं। ये ट्यूलिटल स्पोर्स क्या करता है, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, सॉइल में अनुकूल परिस्थिति में जर्मिनेट होता है, और ये बेसिडियल स्पोर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और इससे फिर एक पिक्निडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये पिक्निडियल स्पोर्स कहाँ बनेंगे, बारबेरी के लीफ में होस्ट में चला जाता है, सेकेंडरी होस्ट में। अब ये पिग्निडियल स्पोर्स फॉर्म होने के बाद इसी पिग्निडियल स्पोर से एसिडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। एसिडियल स्पोर फॉर्मेशन होता है जो बारबेरी के लीफ के लोअर एपिडर्मिस में फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो एसिडियल स्पोर्स है ये फिर वायु के माध्यम से गेहूं के पौधे में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र जो है वो चलता है। अब हम यहाँ पर देखे हैं कि जो रस्ट रोग है ना, भारत में इंडिया में जो रस्ट होते हैं वो तीनों प्रकार के रस्ट होते हैं, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट, है ना, जो लीफ, स्टेम और स्ट्राइक में पाए जाते हैं। तो इसका रस्ट रोग से क्या होता है, गेहूं के उत्पादन में बहुत ही कमी आती है, वो सीड्स हेल्दी नहीं बनते हैं, गेहूं के जो सीड्स होते हैं उसका नुकसान होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं भारत में बहुत नुकसान होता था। तो जो प्रोफेसर के.सी. मेहता है वो 1930 में क्या किए थे, इस पर बहुत ही रिसर्च किए थे उन्होंने, और उन्होंने इसकी पुनरावृत्ति भी की थी। और इसका जो रोग की समस्या क्यों आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में तो जो बारबेरी के प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, हाँ, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, और नीचे की ओर दक्षिण उत्तर में हिमालय क्षेत्र में, और नीचे की ओर दक्षिण नीलगिरी के हिल्स में ये बारबेरी मिलते हैं, है ना। तो उनका जो रिसर्च था जिससे हमको ये पता चला कि जो जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो 4000 से 8000 फीट ऊंचाई वाले पूरे जो हिल्स होते हैं, है ना, उस समय क्या होता है वहाँ बारबेरी के प्लांट्स में एसिडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, पिक्निडियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर वो वायु के माध्यम से क्या होते हैं, फेब मंथ तक वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपके मैदानी क्षेत्रों में। और उस समय यहाँ पर क्या होता है, गेहूं का कल्टीवेशन होता है। तो उस समय फिर ये एसिडियल स्पोर्स कहाँ आ जाता है, गेहूं के प्लांट में आ जाता है, और गेहूं के प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके बाद क्या होता है, फिर जैसे ही गेहूं की कटाई होती है फिर ये स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर ये कहाँ चले जाते हैं, आपके पहाड़ी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूरे इसका जो फैलाव है इस रस्ट रोग का वो अत्यधिक मात्रा में होता है। अब इस रोग से बचने के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि हमको अच्छी वैरायटी का यूज़ करना चाहिए। गेहूं का हमको मिक्स क्रॉप कल्टीवेशन करना चाहिए, जैसे सरसों के साथ हम गेहूं का क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं। अच्छी वैरायटी का यूज़ करना चाहिए, जैसे ही हमको 1-2 सिम्टम्स दिखते हैं उसको रिमूव कर देना चाहिए, और केमिकल कंट्रोल करना चाहिए, केमिकल का छिड़काव करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।